हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 164 बीएनएसएस से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन नंबर 164 बीएनएसएस ही हमें पढ़ना है, उसके आगे के सेक्शंस जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 164 आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सेक्शन 167 लोकल इंक्वायरी, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, इसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि लोकल इंक्वायरी कहाँ दे रखा है। तो दैट इज ऑल। आप बस मार्जिनल हेडिंग अगर पढ़ लेते हैं तो ये काफ़ी हो जाएगा। हाँ, 164 कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है, तो वो पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। 164 हमें बताता है प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। एक ऐसा प्रोसीजर बताया गया 164 में जहां पर अगर डिस्प्यूट पानी को लेकर के है या जमीन को लेकर के है और ये डिस्प्यूट ऐसा है कि ये ब्रीच ऑफ पीस यानी कि जो शांति भंग करेगा। So subsection 1 says whenever an executive magistrate is satisfied, executive magistrate authority कौन है? executive magistrate satisfied है from a report of police officer ने report करा है या upon कोई भी other information उनको मिली है that a dispute is likely to cause breach of peace exist concerning on any land or water or the boundaries thereof। ठीक है किसी जमीन पर किसी कहीं पानी की वजह से कोई ऐसा है कि ब्रीच ऑफ पीस कॉज हो सकती है within his local jurisdiction, उनके local jurisdiction में, तो he shall make an order in writing, executive magistrate एक order देंगे writing में, stating the grounds of his being so satisfied। grounds भी उन्हें बताने होंगे कि किस वजह से वो satisfied हैं इस बात को लेकर के कि वाकई में breach of peace cause हो सकता है, and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court, और जो parties हैं वो attend करेंगी court, ठीक है, in person और by an advocate, चाहे तो खुद आ जाए पार्टीज जो भी कंसर्न है या फिर बाय एडवोकेट अपेयर हो कोर्ट में on a specified date and time, and to put in written statements of their respective claims, और written statement जो है वो लगाएं उनके जो भी claims वगैरह हैं as respects the fact of actual possession of the subject of the dispute। क्या dispute का subject है, किसका actual possession है, ये सारी चीजें बतानी होंगी। subsection 2 says for the purpose of this section the expression land or water, अब उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि लैंड और वाटर में क्या चीज इंक्लूडेड है, तो बिल्डिंग इंक्लूडेड है, मार्केट्स इंक्लूडेड है, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो है लैंड और वाटर में इंक्लूडेड है। Subsection 3 says a copy of the order shall be served in the manner provided by this संहिता। कॉपी जो है उसी तरीके से सर्व करी जाएगी जैसे कि संहिता में समन सर्व किए जाते हैं अपॉन सच पर्सन और पर्सन्स एज द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट। मजिस्ट्रेट एक पर्सन को भी जो है ऑर्डर की कॉपी दे सकते हैं या और लोग जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है उनको दे सकते हैं, एंड एटलीस्ट वन कॉपी, कम से कम एक कॉपी ऐसे पब्लिश करी जाएगी बाय बीइंग अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस एट और नियर द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। क्या सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट? लैंड का मामला है या वाटर का मामला है, तो जहां कहीं भी मान लीजिए बिल्डिंग का अगर कोई मामला है, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि इसमें बिल्डिंग्स भी इंक्लूडेड, मान लीजिए बिल्डिंग से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो बिल्डिंग के बाहर आते जाते लोग उस पर्टिकुलर कॉपी को देख सकें, उस ऑर्डर की कॉपी को देख सकें, तो वहां पे भी जो है अफिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? The magistrate shall, without reference to the merits or the claims of any of the parties to a right to possess the subject of dispute, peruse the statement so put in, hear the parties को सुनेंगे, रिसीव करेंगे सारे एविडेंस एज में बी प्रोड्यूस्ड बाय देम, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किए वो, टेक सच फर्दर एविडेंस मिलेंगे इफ एनी, अगर कुछ है ऐसा जो उनको नेसेसरी लग रहा है कि फर्दर एविडेंस भी है, एंड इफ पॉसिबल डिसाइड वेदर एनी एंड विच ऑफ द पार्टीज वाज एट द डेट ऑफ ऑर्डर वाज मेड बाय हिम सबसेक्शन 1 अंडर सबसेक्शन 1 इन द पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, और फिर वो डिसाइड करेंगे, मतलब अब ये सारी कहानी हो क्यों रही है, वो क्यों सुन रहे हैं पार्टीज को, एविडेंस मंगवा रहे हैं, और अगर फर्दर एविडेंस आ रहे हैं तो वो भी मंगवा रहे हैं, तो ये सब इस वजह से कर रहे हैं ताकि ये पता लगा सके कि एक्चुअल में किसका पोजेशन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ठीक है, प्रोवाइड दैट इफ इट अपेयर्स टू मैजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज बीन फोर्सिबली एंड wrongfully dispossessed within 2 months next before the date on which the report of a police officer or other information received by the magistrate, कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट को ये पता चले कि फोर्सिबली यानी कि कंपेल किया गया है या रॉन्गफुली उन्हें डिस्पोजेस किया गया है 2 महीने के अंदर अंदर, नेक्स्ट बिफोर द डेट, जब पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट लगाई, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट लगाई और
कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे हम ऊपर भी पढ़ रहे थे ना कि या तो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट लगा रहा है तब मजिस्ट्रेट को पता चल रहा है, या फिर मजिस्ट्रेट के पास कहीं और से इन्फो आ रही है, तो ये होने के बाद, दोनों चीजों में से कुछ भी होने के बाद, जो भी हो रहा है उसके 2 महीने के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ्स, अगर उन लोगों को बाहर निकाला गया, फोर्सिबली किसी पार्टी को बाहर निकाला गया, तब क्या होगा? और आफ्टर द डेट एंड बिफोर द डेट ऑफ हिज ऑर्डर, या फिर डेट के जब उनका ऑर्डर आया, मान लीजिए 1 जनवरी को ऑर्डर आया कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, ठीक है, जब ऑर्डर आया सब सेक्शन 1 के अंदर, तो उसके 2 महीने उसके बाद उनको निकाला गया, या फिर जो है इस ऑर्डर से पहले निकाला गया, 1 जनवरी से पहले मान लीजिए निकाला गया 31 दिसंबर को, ये चीज है, तो ही मे ट्रीट द पार्टी सो डिस्पोजेस्ड, तो उस पार्टी को, जो जिस पार्टी को डिस्पोजेस किया गया, वहां से निकाला गया गलत तरीके से, एज इफ, कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा? एज इफ दैट पार्टी हैड बीन इन पोजेशन ऑन द डेट ऑफ हिज ऑर्डर, हम यही मानेंगे कि उस पार्टी का उस जगह पर पोजेशन था जब वो ऑर्डर निकला है, ठीक है, सबसेक्शन 1 वाला जब ऑर्डर निकला है तो हम ऐसा ही मानेंगे कि उस पार्टी का वहां पर पोजेशन था। सबसेक्शन 5, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड एनी पार्टी सो रिक्वायर्ड टू अटेंड, इस सेक्शन में जो भी कुछ लिखा है वो किसी भी पार्टी को रोक नहीं रहा है कि आप अटेंड नहीं कर सकते हो, क्या नहीं अटेंड कर सकते, या फिर और एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड, कोई दूसरा पर्सन भी अगर इंटरेस्टेड है, यहाँ पे सिर्फ पार्टीज की बात नहीं हो रही, कोई दूसरा भी इंटरेस्टेड पर्सन है, फ्रॉम शोइंग दैट नो सच डिस्प्यूट एज अफोरसेड एग्जिस्ट्स और हैज एग्जिस्टेड एंड इन सच केस द मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पार्टी को रोका नहीं जाएगा, अगर कोई पार्टी आकर के मजिस्ट्रेट के सामने ये बताना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि कोई ऐसा डिस्प्यूट है ही नहीं, कोई ऐसा डिस्प्यूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ना ही कभी एग्जिस्ट किया था, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट जो है उनको सुनेंगे और वो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं, एंड ऑल द फर्दर प्रोसीडिंग्स देयर ऑन शैल बी स्टेट, और जितने भी सारी प्रोसीडिंग्स है उन सबको रोक दिया जाएगा जो हो रही थी, बट सब्जेक्ट टू सच कैंसिलेशन, बट उस कैंसिलेशन को ध्यान में रखते हैं, द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइनल, जो ऑर्डर है मजिस्ट्रेट का वो फाइनल हो जाएगा। देन सबसेक्शन 6 क्लॉज ए क्या कह रहा है? इफ द मजिस्ट्रेट डिसाइड्स दैट वन ऑफ द पार्टीज वाज और शुड अंडर द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 4 be treated as being in such possession of the said subject of the dispute, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law। जैसे क्या हो रहा था सबसेक्शन 4 में, उन्हें फोर्सिबली निकाला जा रहा था, तो कह रहा था जिन्हें फोर्सिबली निकाला गया है उनको तो हम ट्रीट कर रहे हैं कि वो पोजेशन में ही थे, ठीक है, पोजेशन में थे जिस दिन ऑर्डर आया, तो कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगी, इशू कर देगी कि वो तब तक उस पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है, तब तक वो वहां पर रह सकते हैं जब तक कि कोई दूसरा कोई लॉ की तरफ से कोई कानून, जब तक कि कानूनी तौर पे उनको इविक्ट ना किया जाए, जब तक कि कानून की तरफ से उन्हें बाहर ना निकाला जाए उस वहां से, तब तक कि वो बाहर नहीं जाएंगे, मतलब वो कोई भी उन्हें ऐसे ही डिस्पोजेस नहीं कर सकता until and unless कोर्स ऑफ लॉ में ऐसा हुआ, एंड फॉरबिडिंग ऑल डिस्टर्बेंस ऑफ सच पोजेशन until such eviction, and when he proceeds under the proviso to subsection 4 may restore to possession the party forcibly and wrongfully disposal। तो कह रहा है फॉरबिड भी कर सकते हैं सारा, एंड फॉरबिडिंग ऑल डिस्टर्बेंस, मना करेंगे कोई डिस्टर्बेंस ना हो जब तक वो लोग पोजेशन में है, और जब तक कि इविक्शन नहीं हो जाता तब तक की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, एंड व्हेन ही प्रोसीड्स अंडर द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 4, अब मान लीजिए कि सबसेक्शन 4 में जो है ऐसा कुछ हुआ भी है, तो मे रिस्टोर टू पोजेशन द पार्टी फोर्सिबली एंड रॉन्गफुली डिस्पोजेस। तो सबसेक्शन 6 सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि अगर डिस्पोजेस किया गया है, उन्हें रॉन्गफुली या फोर्सिबली निकाला गया है, तो पोजेशन उनको रिस्टोर कर दिया जाएगा, और तब तक कि आप उनको इविक्ट नहीं कर सकते, इविक्ट करने का मतलब है बाहर निकाल देना घर से, और तब तक कि आप नहीं निकाल सकते उस जगह से जब तक कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में ऐसा ना किया गया। अगर कानूनी तौर पर वो किया जा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन जब तक कि कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता, एक तरीके का इंजंक्शन आप इसे कह सकते हो, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। Then clause B says the order made under this subsection shall be served and published in the manner laid down in subsection 3। ठीक, subsection 7 क्या कह रहा है? When any party to any proceeding, such proceeding dies, मान लीजिए मृत्यु हो जाती किसी की, द मजिस्ट्रेट में कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टी टू बी मेड अ पार्टी, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बना दिया जाएगा, एंड शैल देयर अपॉन कंटिन्यू द इंक्वायरी, और इंक्वायरी कंटिन्यू करी जाएगी, एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू हु द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पार्टी, मान लो ये क्वेश्चन अराइज हो जाए कि कौन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यही नहीं पता चल रहा है, तो और पर्सन्स क्लेमिंग टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टी शैल बी मेड पार्टीज देयर, तो कह रहे तो जब नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, जितने भी पर्सन्स क्लेम कर रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए उन सारी पार्टीज को रिप्रेजेंटेटिव बना, मतलब पार्टीज बना दिया जाएगा, ठीक।
Then subsection 8, if the magistrate is of opinion that any crop or other produce of the property, the subject of the dispute, मान लीजिए कोई crop है, कोई दूसरा produce property से कुछ और produce हो रहा है, वो subject of dispute है इस सेक्शन के अंदर। सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब समझो, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब जो उन्होंने बता रखा है कि क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर रखी हैं आपके लैंड और वाटर में। बिल्डिंग सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट हो सकता है, मतलब लड़ाई किस बात पे हो रही है, लड़ाई किस किस लिए हो रही है, कौन सी बिल्डिंग के लिए, कौन सी मार्केट के लिए हो रही है, ठीक है। देन इज सब्जेक्ट टू ओके सॉरी, हाँ, ऐसा कोई क्रॉप है या अदर प्रोड्यूस ऑफ द प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट इन प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन पेंडिंग बिफोर हिम इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके। मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा क्रॉप है कि बहुत जल्दी खराब हो जाने वाला है, खराब हो जाएगा, है ना। अगर हम उसे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी खाने की चीज है जिसको अगर हम मान लीजिए सेब वेब है, कुछ इस तरीके की अगर चीज है, हालांकि ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ कि कुछ भी चीज जो भी प्रोड्यूस करी गई है, अगर वो स्पीडी एंड नेचुरल डीके में हो रही है, तो ही में मेक एन ऑर्डर फॉर द प्रॉपर कस्टडी। प्रॉपर कस्टडी के लिए किया तो उसको सही से रखा जाए, और सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, या उस प्रॉपर्टी का सेल किया जाए जो भी नेचुरल डीके से प्रॉपर्टी। एंड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जा रही है, शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी। इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने के बाद उसके लिए ऑर्डर करेंगे प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और द सेल प्रोसीड्स देयर ऑफ, और जो भी मतलब सेल करने के बाद जो भी पैसा वगैरह आ रहा है, क्या करना है उसका, एज ही थिंक्स फिट, जैसा चाहे वो वैसा करेंगे। सबसेक्शन 9 में क्या बताया, सबसेक्शन 9 में द मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट, अगर उन्हें सही लगता है, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी, किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पर इशू कर सकते हैं समन किसी भी विटनेस को, उसको डायरेक्ट करने के लिए कि वो अटेंड करे और प्रोड्यूस करे कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज जो भी कहा जाएगा। सबसेक्शन 10, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी इन डेरोगेशन ऑफ द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 126। कह रहा है मजिस्ट्रेट के पास जो पावर दे रखी है 126 में, ये सेक्शन उनके पावर को डेरोगेट नहीं कर रहा, वो वहां पर वो प्रोसीड वैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब उनकी पावर्स नहीं छीन रहा, उनकी पावर्स को डेरोगेट नहीं कर रहा, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 164, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके जो भी सेक्शन हमने पढ़े हैं 163 तक, उसके बाद से आपके लिए यही एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको जैसा बताया 167 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बस उसकी मार्जिनल हेडिंग इंपॉर्टेंट है, उतना आप पढ़ लेंगे, इट इज मोर देन इनफ इन दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।